नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत पांडे। ये क्वेश्चन बिल्कुल रामबाण है, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसे पढ़ना है कि बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटने पाए एग्जाम में। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, रक्त होता है एक क्या? तो रक्त जो होता है ये आपका एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा के अंदर आपका जो जल होता है 90% होता है प्लाज्मा के अंदर जल। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? तो भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं आपके शैवाल। यहां पर ऑप्शन नंबर बी शैवाल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन पीस कार्य कर रही है। ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन पीस राइट आंसर है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या हो जाएगा? तो उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो मृदा प्रदूषण भी हो सकता है, जल प्रदूषण भी और वायु प्रदूषण भी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी राइट आंसर है। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा है? तो वायु प्रदूषण के अंतर्गत लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक जो चीज मारती है वो मारती है आपकी वात स्फीति। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, वात स्फीति प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। तो हैवर्सियन जो तंत्र होता है यह स्तनियों की अस्थियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, स्तनियों की अस्थियों में राइट आंसर है। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं ये संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक राइट आंसर है। बायोप्सी संबंधित है किससे? तो जो बायोप्सी होता है यह परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने में संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, परीक्षण करने के लिए ऊतकों को शरीर से अलग किया जाता है बायोप्सी में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से रक्त एक ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी, रक्त क्या है? रक्त एक ऊतक है। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो मोटापा जो होता है वसा ऊतक की अधिकता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी वसा ऊतक की अधिकता राइट आंसर है। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो जो ऊंट का कुबड़ होता है यह वसामय ऊतक का बना होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, वसामय ऊतक राइट आंसर है। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। तो जो लिगामेंट होता है ये अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि को अस्थि से राइट आंसर है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो संवेदना का चालन होता है ये तंत्रिका ऊतक की मदद से होता है। आप कोई भी चीज आपको चुभी, आपके दिमाग को सूचना पहुंची, आपने कोई चीज उठाई, संवेदना का चालन तंत्रिका तंत्र की मदद से ही होता है, तंत्रिका ऊतक की मदद से। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई है आपका न्यूरॉन। न्यूरोलॉजिस्ट सुना है आपने? न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरॉन ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका ऊतक की इकाई है। न्यूरोलॉजिस्ट किससे संबंधित है? कमेंट करके बताओ। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका ही होती है। ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धावस्था में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका कारण क्या है? तो वृद्धावस्था में जो झुर्रियां पड़ जाती हैं वो हमें उपचर्मी स्तर में लचीलापन कम हो जाने के कारण इसलिए झुर्रियां पड़ जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं। तो जो लेक्राइमल ग्रंथियां होती हैं ये आपका अश्रु को स्रावित करती हैं, आंसुओं को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, आंसुओं को स्रावित करती हैं राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। तो मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। ऑप्शन नंबर बी, तलवे पर मोटी होती है राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। सेबेशियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो जो सेबेशियस ग्रंथियां होती हैं ये स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी आपका राइट आंसर हो जाएगा वसामय ऊतक। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, वसामय ऊतक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भरने में आपका इपीथीलियमी ऊतक सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए, इपीथीलियमी ऊतक राइट आंसर है। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करना काम होता है इपीथीलियमी ऊतक का। ऑप्शन नंबर ए, इपीथीलियमी ऊतक राइट आंसर है। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सबसे पहले हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था अर्नेस्ट मेयर ने। ऑप्शन नंबर ए, मेयर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, होम्योपैथी के स्थापक संस्थापक कौन है? तो होम्योपैथी के संस्थापक माने जाते हैं हाइनेमैन। ऑप्शन नंबर डी, हाइनेमैन होम्योपैथी के संस्थापक माने जाते हैं। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? तो प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर यहां पर भी एडवर्ड जेनर के द्वारा प्रतिरक्षण तकनीक का सबसे पहले विकास किया गया।
अच्छा, एडवर्ड जेनर का नाम किस टीके से जुड़ा है, किस चीज से जुड़ा है एडवर्ड जेनर का नाम, कमेंट करके बताओ। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में वायु फिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। तो पाइला ग्लोबोसा इसका यूज किया जाता है आपका कैडमियम, ऑप्शन नंबर, कैडमियम के द्वारा जो जल प्रदूषित हो जाता है उसको साफ करने के लिए। दोस्तों, आपको यदि ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इसकी पीडीएफ मैंने जीके के 10,000 क्वेश्चन एमसीक्यू की पीडीएफ बनाई है आपके लिए, तो आप परचेस कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे आप करिए। 99 रुपीज की है अभी, स्टार्टिंग के 1000 बच्चों के लिए। 300 रुपए प्राइस है, स्टार्टिंग के 1000 बच्चों को केवल 99 रुपए में देंगे, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। तो यदि जिसको चाहिए, ये ग्रुप डी नहीं हर एग्जाम में काम में आएगी, जिसको भी चाहिए इस नंबर पे कॉल कीजिए और पीडीएफ जरूर परचेस कीजिए, आपको हमेशा के लिए हो जाएगी 99 रुपए में। सबसे खराब वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सबसे खराब वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ होता है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको पैन कहा जाता है, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको PAN पैन कहा जाता है, तो ये क्या है? तो ये एक गौण प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी गौण प्रदूषक राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक आता है आपका वाहित मल, ऑप्शन नंबर यहां पर ए वाहित मल, ये जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक की श्रेणी में आता है। फ्लाई ऐश जो है वातावरणीय प्रदूषक है एक, जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो फ्लाई ऐश ये थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए थर्मल पावर प्लांट के द्वारा ये प्रदूषक होता है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कागज जो है ये एक जैव निम्नीकरणीय है। ऑप्शन नंबर ए कागज राइट आंसर हो जाएगा। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्राउन एयर शब्द जो है ये प्रकाश रासायनिक धुआं है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रकाश रासायनिक धुआं राइट आंसर हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, तो हरित गृह प्रभाव जो है इसका अर्थ होता है आपका वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें के जो घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान जो बढ़ जाता है। आपको पता होगा CO2 ज्यादा हो रही है तो तापमान बढ़ जाता है वायुमंडल का, वही हरित गैस प्रभाव का अर्थ होता है। तेजाब वर्षा या एसिड रेन पर्यावरण में निम्नलिखित प्रदूषण से होती है। तो तेजाब वर्षा ये नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो जो ओजोन परत है ये अल्ट्रा वायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अल्ट्रा वायलेट किरणें प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो वैश्विक उष्णता के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये दो गैस उत्तरदायी हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन ये दोनों उत्तरदायी हैं। जन्म के बाद मानव कि किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो जैसे ही हम जन्म लेते हैं उसके बाद तंत्रिका कोशिका है, इसमें कोई विभाजन नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका कोशिका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? तो RH फैक्टर, RH कारक इसका जो पड़ा है ये पड़ा है बंदर से। ऑप्शन नंबर ए बंदर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो हमारे शरीर में जो नख, खुर और सींग जो होते हैं ये आपके बने होते हैं केराटिन के। ऑप्शन नंबर यहां पर सी केराटिन प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है आपसे कि किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को न्यूट्रोफीलिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए न्यूट्रोफीलिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नाभि रज्जु क्या है? तो नाभि रज्जु जो है ये आपका प्रोण संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर सी प्रोण संयोजी ऊतक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दांत का शिखर किसका बना होता है? तो दांत का शिखर ये आपका एनामेल होता है और ये सबसे मजबूत भी होता है। आप सभी ने सुना होगा दांतों का एनामेल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, तो दांत मुख्य रूप से आपके डेंटाइन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी डेंटाइन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण आपका प्लूराम कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्लूराम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो पुनरावर्तन सिद्धांत ये आपका अर्नेस्ट हेकेल ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो इंसुलिन का आविष्कार यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? FG बैटिंग। ऑप्शन नंबर ए FG बैटिंग के द्वारा इंसुलिन जो है हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया गया। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? तो रक्त समूह का आविष्कारक हैं आपके लैंड स्टीनर। ऑप्शन नंबर ए लैंड स्टीनर रक्त समूह के आविष्कारक हैं।
किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? तो मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है, ये रोनाल्ड रॉस ने बताया था। ऑप्शन नंबर ई, रोनाल्ड रॉस ने बताया था कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अरस्तु राइट आंसर है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज करते हैं आपके ए फ्लेमिंग या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो पहले एंटीबायोटिक की खोज ए फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, ऑप्शन नंबर डी ए फ्लेमिंग राइट आंसर हो जाएगा। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की? तो लुई पाश्चर जाने जाते हैं रैबीज रोधी टीका। ऑप्शन नंबर सी, रैबीज रोधी टीके के लिए लुई पाश्चर जाने जाते हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक इनमें से किसको माना जाता है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है लिस्टर को। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, प्रश्न के लिए लिस्टर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं आपके डार्विन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। डीएनए संरचना की सबसे पहले किसने रेखांकित किया था इसको? तो डीएनए संरचना जो है इसको वॉटसन और क्रीक ने, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल भी आपको पता होगा, क्वेश्चन आता है, वॉटसन और क्रीक राइट आंसर है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो हृदय का सबसे पहला प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी, क्रिश्चियन बर्नार्ड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो सबसे पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, विलियम हार्वे या हार्वे राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े थे या जुड़े हैं? तो एडवर्ड जेनर इन्होंने चेचक के टीके की खोज की। ऑप्शन नंबर सी, चेचक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया गया था लेनेक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, लेनेक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो विकास का सिद्धांत ये डार्विन को उसका श्रेय जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी, डार्विन प्रश्न के लिए विकास के सिद्धांत के लिए बिल्कुल सही आंसर है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? तो हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र राइट आंसर है। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई? तो जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेन हॉक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, ल्यूवेन हॉक राइट आंसर है। फिलोसफिंग जूलॉजी के लेखक कौन है? तो फिलोसफिंग जूलॉजी के लेखक हैं आपके लेमार्क। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, लेमार्क प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्लवनमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन यह किया था आपका मैकलिंटॉक ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, मैकलिंटॉक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन इनमें से किसने किया है? तो डीएनए के लिए जाने जाते हैं ऑर्थर कॉर्नबर्ग। ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नबर्ग या ऑर्थर कॉर्नबर्ग राइट आंसर हो जाएगा। अनुवांशिकता का नियम इसके जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो मेंडल को अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था? तो प्राकृतिक वर्णवाद ये आपका चार्ल्स डार्विन का संबंध था इससे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, चार्ल्स डार्विन राइट आंसर हो जाएगा। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो एरेनियोलॉजी ये मकड़ों का अध्ययन है या मकड़ी का। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो इकोलॉजी का संबंध है आपका शरीर संरचना और वातावरण से। ऑप्शन नंबर सी, शरीर संरचना वातावरण राइट आंसर है। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, सीरोलॉजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, डेमोग्राफी राइट आंसर है। अनुवांशिकी किससे संबंधित है? तो अनुवांशिकी जो है आपकी अनुवांशिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिकता से संबंधित है अनुवांशिकी। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो जेनेटिक्स होता है इसमें आपका अनुवांशिकता और गुणसूत्र दोनों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र राइट आंसर है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी जो होता है ये कैंसर का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कैंसर का अध्ययन होता है ऑन्कोलॉजी। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? तो टिश्यू कल्चर संबंधित होता है आपका अनुवांशिकी से। टिश्यू कल्चर अनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जो पीडियाट्रिक्स होते हैं ये शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पीडियाट्रिक्स डॉक्टर जो होते हैं शिशु रोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी।
जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरेंटोलॉजी ये वृद्धावस्था के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, वृद्धावस्था का अध्ययन राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी स्नायु तंत्र। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, स्नायु तंत्र प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है। तो ऊतकों की रचना से संबंधित विज्ञान कहलाता है हिस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, हिस्टोलॉजी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो रेशम पालन आपका सेरीकल्चर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सेरीकल्चर राइट आंसर है। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खियों को पालना कहलाता है एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या से संबंधित जो अध्ययन करते हैं हम इसको कहते हैं डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, डेमोग्राफी राइट आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है आपका मायोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, मायोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इस अध्ययन को कहा जाता है आपका पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो इसका अध्ययन किया जाता है आपका जेनेटिक्स में। अनुवांशिक लक्षण कि आपके पिता को यदि आपकी माता को कोई चीज है तो आप में भी आ जाएगा, तो ये अनुवांशिकी लक्षण कहलाता है। जेनेटिक्स में इसका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो जंतु के बाहर के लिए मॉर्कोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, मॉर्कोलॉजी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन किसमें करते हैं? तो मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन किया जाता है इख्तियोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, इख्तियोलॉजी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कीटों के संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है आपकी इंटेलेमोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, इंटेलेमोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। उस विज्ञान को जो अनुवांशिकता के नियम के द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? तो मानव जाति का उन्नति का अध्ययन अनुवांशिकता के द्वारा यूजेनिक्स। ऑप्शन नंबर सी, यूजेनिक्स राइट आंसर है। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा जो नलिका विहीन, तो इसको कहते हैं एंड्रोक्राइनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, एंड्रोक्राइनोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? तो मनुष्य के वातावरण से को सुधार के नस्ल सुधारना, इसको यूथेनिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यूथेनिक्स प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वंशागति से संबंधित नियमों के अध्ययन को यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका अनुवांशिकी कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकी राइट आंसर हो जाएगा। मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मोलास्क समुदाय के जंतुओं का जो कवच का अध्ययन होता है कॉन्कोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, कॉन्कोलॉजी राइट आंसर है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन हम करते हैं ऑन्कोलॉजी में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, ऑन्कोलॉजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो घाव होता है उसका अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, ट्रोमेटोलॉजी राइट आंसर है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? हिस्टोलॉजी आपका ऊतक विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, ऊतक राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम पक्षी विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पक्षी विज्ञान राइट आंसर है। मछलियों से संबंधित अध्ययन, तो अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इख्तियोलॉजी मछलियों का कॉमर्शियल जो यूज करते हैं उनको पैदावार बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इख्तियोलॉजी राइट आंसर है। तितलियों का अध्ययन, तो मछलियों का पढ़ लिया, तितलियों का भी पढ़ लो, लेपिडेटेरियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, लेपिडेटेरियोलॉजी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कीटों के अध्ययन से संबंधित शाखा, तो कीटों का अध्ययन करते हैं हम एंटोमोलॉजी में। ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोलॉजी राइट आंसर है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत आपका जीवाश्म का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म का अध्ययन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन, तो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन इम्यूनोलॉजी में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इम्यूनोलॉजी राइट आंसर है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन ये ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी ऑस्टियोलॉजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो मानव त्वचा डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी, डर्मेटोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहा जाता है? तो भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर जो बहते हैं प्रदूषक, उनको कहा जाता है आपका निक्षालक। ऑप्शन नंबर यहां पर ए,
निक्षालक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, जो नीचे की ओर बहते हैं प्रदूषक। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया था वह कहां स्थित है। तो आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वायुमंडल में जो ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था वह कहां पर है। इसका पता कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, जिसको भी पीडीएफ खरीदनी हो 10,000 जीके की, आपको सामने जो नंबर दिख रहा है इस पर आप जाके व्हाट्सअप कर दीजिए हमें कि जीके की पीडीएफ चाहिए। 99 रुपीज में ओनली पीडीएफ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।